क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एंजाइम्स हम लोगों ने देखा था, उसके बाद एग्जांपल्स के बाद हम लोगों ने देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरीके से किया जाता है। आज हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर्स एक्चुअली क्या होता है, तो पहला तो टर्म यहां पर आता है क्लोनिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारा ये बैक्टीरियम है। ठीक है, बैक्टीरियम का अंदर क्या है, उसका जीनोम है। दिस इज द बैक्टीरियल जीनोम। नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, एंड वी इंसर्ट दिस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। ठीक, नाउ व्हाट हैपेंस कि इस प्रोसेस को, ये जो हम बैक्टीरियल ये जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, फॉरेन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट का जेनेटिक मटेरियल है। व्हाट वी डू इज वी टेक दिस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए एंड वी इंसर्ट इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, या कह सकते हैं बैक्टीरियल जीनोम। तो अब ऐसे ही इसको हम उठा के इसमें नहीं डाल सकते, या माइक्रोपिपेट से लिए, इंजेक्शन से लिए ऐसे डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वी नीड अ पर्टिकुलर व्हीकल, हमको क्या जरूरत पड़ेगा, वी नीड अ व्हीकल, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को इसके अंदर डालेंगे। तो दैट व्हीकल इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। ये हम क्या कर रहे हैं, विल मेक क्लोन्स, एंड उसके बाद क्या करेंगे भाई, कि वो जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है उसको हम यहां पर इंसर्ट करेंगे, तो दैट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में क्या समझा जाए कि वेक्टर्स आर दोज व्हीकल्स दैट कैरी अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म या डिजायर्ड सेल। समझ में आई बात, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे वेक्टर। और इसी के थ्रू, इस वेक्टर के हेल्प से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज क्लोनिंग वेक्टर्स। इसीलिए उनको क्या कहा गया, इसीलिए कहा गया है क्लोनिंग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आर दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट व्हेन इंसर्टेड इन इट। ठीक है, वेक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हीकल डीएनए। तो इन वेक्टर्स को क्या कहा गया है, इन वेक्टर्स को कहा गया है व्हीकल डीएनए। इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है व्हीकल डीएनए। एंड ये क्या कर रहे हैं भाई, ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को हमारे डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजायर्ड सेल के जीनोम में इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, वेक्टर्स आर दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स, वेक्टर्स आर दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी, vectors are those DNA molecules that can carry a foreign DNA fragment when inserted in it, ठीक है। अब वेक्टर्स को चार भाग में बांटा गया है, वेक्टर्स को चार भाग में बांटा गया है, तो लिखिएगा, based on the nature of sources, based on the nature of sources. Number one, plasmids. Number one, plasmids. Number two, bacteriophage. Number three, cosmids. Number four, phagemids. Phagemids, phasmids, cosmids and phagemids. So on the basis of nature of sources, we divide this cloning vector into four types. Number one, plasmids. Number two, bacteriophage. Number three, cosmids, and number four, phagemids. अब भाई प्लाज्मिड्स क्या होता है, तो अगर हम इस बैक्टीरियल सेल को थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करें, हम लोग जूम इन करते हैं, मान लेते हैं, तो दिस इज अ टिपिकल बैसिलस। ये क्या है, टिपिकल बैसिलस या सिंगुलर में बैसिलाई कहेंगे। ठीक है, इसका
क्रोमोसोम होगा अपना, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंड सिंस दे आर प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट द डीएनए इज इन द स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से फैला हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो ये क्या है भाई, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियम, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होता है, तो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम ये हो गया बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अलग, ठीक है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अलग दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो कि पाया जाता है आपके बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब क्या है, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब सबसे पहला बात क्या हो गया कि भाई दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम में अटैच नहीं है, क्रोमोसोम से बाहर है, बट स्टिल दे हैव द पावर टू सेल्फ रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है एंड इट कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। दैट मीन्स दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर क्लोज्ड डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, ये जो 5 फीचर्स मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आया। तो प्लाज्मिड्स क्या है भाई, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर क्लोज्ड डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। और इन प्लाज्मिड्स में इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। और रेप्लिकेशन कहां से क्यों होगा भाई, तो रेप्लिकेशन होने के लिए आपको एक पर्टिकुलर साइट चाहिए, क्या बोलते हैं उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराइसाइट कहते हैं। तो दिस प्लाज्मिड्स कंटेन ओराइसाइट्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओराइसाइट the plasmids can self replicate and they have these genes that can help the plasmid to replicate independently apart from the chromosomal DNA, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। नाउ अब ये प्लाज्मिड जरूरी क्यों है, ये प्लाज्मिड जरूरी क्यों है, तो इसका एक ही उत्तर है। इसका उत्तर ये है कि बैक्टीरिया के जब नॉर्मल बैक्टीरियल जब सेल्स डिवाइड कर रहा है या नॉर्मल कंडीशन में रह रहा है, तो द प्लाज्मिड्स डू नॉट contribute much to the bacterial growth and development, but at the time of stress, तो कब काम आएगा, these plasmids help the bacteria to survive the stress conditions। stress conditions में कैसे survive करेगा भाई, तो these plasmids encode certain kinds of protein, ये क्या करते हैं, कुछ special kinds of protein encode करते हैं जो कि बैक्टीरिया को सरवाइव करने में इन द एडवर्स कंडीशन या हार्श कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये क्या क्या हेल्प कर रहे हैं भाई, दे हेल्प इन एंटीबायोटिक एंड हेवी मेटल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक एंड हेवी मेटल रेजिस्टेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंटीबायोटिक एंड हेवी मेटल रेजिस्टेंट। अब होता क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है, दीज एंटीबायोटिक, व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक, दे आर इडियोलाइट्स, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि अदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो अब एंटीबायोटिक क्या करते हैं भाई कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस बैक्टीरियम में क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है वो देते हैं, क्या दिए, क्लोरामफेनिकॉल, एंड
इस प्लाज्मिड में क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान क्या लिए हम कि इस प्लाज्मिड में क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन है, दिस इज CHLR जीन, मैंने बताया है फॉर एग्जांपल कि भाई इस प्लाज्मिड में क्या है, क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन। तो अब कहीं पर भी क्लोरमफेनिकॉल आप दोगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास वो जीन मौजूद है जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और इस क्लोरमफेनिकॉल को खत्म कर देगा, या जो भी उसका मैकेनिज्म होगा, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देगा क्लोरमफेनिकॉल के एक्शन को। तो इससे हम क्या देख रहे हैं भाई कि एक एडवर्स कंडीशन में इसको जिंदा रख रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हेवी मेटल रेजिस्टेंस, बहुत सारा हेवी मेटल भी ग्रोथ को, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी या सिल्वर, ठीक है। अगर हम सिल्वर है, मान लेते हैं एक पीस ऑफ सिल्वर है, इसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ प्लेट में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक इनहिबिशन जोन दिखेगा। क्या दिखेगा, इनहिबिशन जोन, इस इतना जोन दिखेगा चारों तरफ। इधर बैक्टीरिया ग्रो करेगा लेकिन इधर नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि उतना दूर में हेवी मेटल के आयंस डिफ्यूज कर रहे हैं और दोज हेवी मेटल आयंस इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इसी तरीके से एंटीबायोटिक एंड हेवी मेटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कौन, यही प्लाज्मिड्स। जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वहां तो ग्रो कर जाएगा। हाँ, ग्रो करेगा। तो जब रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पर प्लाज्मिड में ऐसा जीन है जो कि इस हेवी मेटल के लिए रेजिस्टेंट है, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया यहाँ पर भी ग्रो कर जाएगा। समझ में आई बात, इसीलिए प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ द प्लाज्मिड्स आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, पॉल्यूटेंट डिग्रेडेशन, बैक्टीरियोसिन्स एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है, बैक्टीरियोसिन एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन। तो दीज आर द केमिकल्स दैट इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, या फिर किसी तरीके का टॉक्सिन का प्रोडक्शन करना। तो दीज आर ऑल लिंक्ड टू दी प्लाज्मिड्स, ठीक है। अब भाई प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहा गया, प्लाज्मिड्स को क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहा गया, तो इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इट कैन बी रियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल, इसको सेल से आइसोलेट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। जब हम इसको आइसोलेट कर पाएंगे सेल से आसानी से, तो क्या होगा, हम इसको क्लोनिंग के लिए भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट पोजेसेस अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। होता क्या है कि भाई बैक्टीरियल जीनोम में एक एंजाइम के लिए मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है, हो सकता है। मान लेते हैं इको R1 जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे हम मान लेते हैं इसको काटे तो फ्रैगमेंट हो जाएगा। क्यों फ्रैगमेंट हुआ, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट इको आर का प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ प्लाज्मिड्स एक ही साइट रहता है, ठीक है। देयर में बी सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट, insertion of linear molecule at one of these side do not alter its replication properties। मान लो कि हम कोई एक फॉरेन डीएनए पीस ऑफ डीएनए यहां इंसर्ट किए, तो दिस इंसर्शन वोंट लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है। मान ले हम क्या किया, हमने एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इस प्लाज्मिड में डाला है, ठीक है, तो क्या होगा कि दिस प्लाज्मिड स्टिल बी एबल टू रेप्लिकेट, इसका इनएक्टिवेशन नहीं होगा, ठीक है। सो इसीलिए प्लाज्मिड्स को इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर माना गया। इट कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको क्लोनिंग कराने के बाद इसको फिर से बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को पहले इस वेक्टर में डालेंगे, ठीक है, इस वेक्टर में हमने बाहर में डाला, ठीक, इंसर्ट किया, ये हमारा प्लाज्मिड्स है, इस प्लाज्मिड में हमने क्या किया, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए हमने डाल दिया यहाँ पर, और हमने फिर इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कराया। तो क्या देख रहे हैं कि भाई पहले तो ये इंसर्ट होने पे खुद मतलब इनएक्टिव नहीं होगा, रेप्लिकेट कर सकता है, और दूसरा इसको इंसर्ट करने के बाद भी सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इसमें इंसर्शन कराने के बाद भी इसको इंसर्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो वही कहता है कि इट कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरियल सेल्स आफ्टर क्लोनिंग,
तो इसमें हम क्या किए, इंसर्ट किए और फिर रीइंट्रोड्यूस किए। इसको भी तो कहीं बैक्टीरिया से आइसोलेट किए होंगे ना, किए होंगे। तो ये जो प्लाज्मिड आइसोलेट हुआ, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए लगाया और फिर से हम बैक्टीरियम सेल के अंदर डाल रहे हैं। तो दिस इज नोन एज रीइंट्रोडक्शन, रीइंट्रोड्यूस किया हमने। एंड दे डू नॉट अकर फ्री इन नेचर बट आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्लाज्मिड्स हैं फ्री कभी नहीं मिलेगा आपको नेचर में, ठीक है। कहां पाया जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। So these are certain properties why plasmids are so suitable and act as a cloning vector. क्लोनिंग यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं ना उसका, क्या, क्लोनिंग मतलब वही ना, हाँ, प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, क्योंकि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है तो रेप्लिकेट होगा और मल्टी। क्या होगा कि मान लेते हैं हमने इसमें फॉरेन पीस ऑफ डीएनए डाला और ये बैक्टीरियम जब रेप्लिकेट करेगा तो ये प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, क्लोनिंग हो रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर आपका है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, दीज आर दोज वायरसेस दैट ईट्स अप बैक्टीरियाज। ये ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरियाज को खा जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। बैक्टीरियोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, जो सेल्स आपके डाई खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सेल्स वॉर्न आउट टर्न आउट हो जा रहे हैं तो उस पर स्टेफाइलोकोकस ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है, स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक, ये बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है, ठीक है। तो इन स्टेफाइलोकोकस को यही जो है खत्म करते हैं, ठीक है। तो दीज बैक्टीरियोफेज अटैक दी स्टेफाइलोकोकस और मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने तो स्टेफाइलोकोकस का जस्ट एज एग्जांपल बताया आपको। तो बैक्टीरियोफेज का ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ऊपर आप देख सकते हैं हेड मिडिल पीस एंड टेल, हेड मिडिल पीस एंड टेल, और उसमें बीच में क्या है, बीच में उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब होता क्या है कि दिस बैक्टीरियोफेज अटैक्स दी बैक्टीरियम। ये क्या करता है, बैक्टीरियम को अटैक करता है। इसका जेनेटिक इसके ऊपर बैठा, इसका जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर गया, बैक्टीरियम सेल के अंदर गया। नाउ दिस जेनेटिक मटेरियल gets incorporated in the chromosomal बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सर्टेन पोजीशन में ये इनकॉर्पोरेट हो गया, ये देखिए इनकॉर्पोरेट हो गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे इनका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो इंसर्शन हुआ तो दे टेक अप द रेप्लिकेशन मशीनरी ऑफ द होस्ट। वो क्या करता है, उसको टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, टेक ओवर कर लेता है। एंड ड्यू टू सर्टेन प्रोटीन्स दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग। ये खुद ही में रेप्लिकेशन होने लगता है, इसका मल्टीपल कॉपीज क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, दे क्रिएट मल्टीपल कॉपीज इसी में डिवीजन होने के बाद। और क्या होता है, फर्दर प्रोटीन कोट बन जाता है सबके चारों तरफ, ठीक है। और फिर सेल लाइसिस होगा और ये बाहर आ जाएगा वायरस बन के। तो ये इस तरीके से इन्फेक्शन करता है, ठीक है, नॉर्मली। कई बार क्या होता है, ये जो डीएनए आप देख रहे हैं इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, कई बार क्या होता है कि ये सर्टेन पीस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी एक्साइट कर लेता है अपने साथ, ठीक है, अलग होते वक्त, क्योंकि ये अकेले डिवाइड नहीं हो रहा है। ये कहाँ इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है बैक्टीरियल के क्रोमोसोमल डीएनए में, हाँ, तो उसके साथ डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप ये जो मल्टीपल कॉपीज देख रहे हैं इसमें क्रोमोसोमल डीएनए भी मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एट द साइन ऑफ एक्सिशन क्या होता है, कट के अलग होता है, तभी ना केवल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज कम्स इन द बैक्टीरियोफेज हेड। इस हेड में केवल उसी का आता है। तो क्या होगा कि भाई इसको अलग होना पड़ेगा,
ये जो आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है यहाँ से अलग होना पड़ेगा। तो जब अलग होता है कई बार वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के सर्टेन पार्ट्स को भी एक्सरसाइज कर लेता है और अपने साथ ले जाता है, ठीक है। और क्या होगा, और जब जब वो दूसरे बार किसी और बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो उसमें क्या जा रहा है, उसमें जा रहा है अनदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अलॉन्ग विद द बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे भी यूज किया जाता है बैक्टीरियोफेज। समझ में आई बात, ठीक है। तो लिखिएगा, अ बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच ईट्स अपॉन बैक्टीरिया। अ बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच ईट्स अपॉन बैक्टीरिया। A number of such viruses of different genetic material a number of such viruses of different genetic material have been reported. एग्जाम्पल लिखिएगा, 5x174, 5x174, M13, phage lambda, these are the bacteriophage that acts as cloning vector, etc. फिर लिखिएगा, द फेज वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। द फेज वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। फुल स्टॉप। ठीक है, इसको हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि भाई किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसका मेन कंसेप्ट यही है कि भाई ये अपना फॉरेन पीस ऑफ अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, ठीक है, बैक्टीरियल के क्रोमोसोम में, और और फिर क्या करेगा, उसके मशीनरी को टेक ओवर करेगा, ठीक है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड करेगा। जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो ये साथ साथ क्या है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, ठीक है। और एट द एंड क्या होगा कि अलग हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब अलग होता है तो ये सर्टेन पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी काट के एक्सरसाइज करके अपने साथ ले जाता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक। थर्ड है कॉस्मिड्स। ठीक है, एंड फोर्थ है फेजमिड्स। तो ये आप लोग केवल एग्जांपल याद करके रखिए, ठीक है, कि कितना तरह का क्लोनिंग वेक्टर होता है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। कॉस्मिड्स और फेजमिड आप लोग नाम केवल जान के रखिए, ठीक है। ये हम बता देंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हाँ एनसीईआरटी में नहीं है, नीट वगैरह में भी ये नहीं पूछेगा। मैंने जस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स के आपको चारों टाइप बता दिए हैं, ठीक है, जिसमें से प्लाज्मिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स को हम लोग डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कॉस्मिड्स और फेजमिड्स का एग्जांपल बताइएगा। कॉस्मिड्स का एग्जांपल लिख लो।
अच्छा लिखी लो, लिखो कॉस्मिड वेक्टर्स आर हाइब्रिड बिटवीन प्लाज्मिड एंड फेज लैम्डा वेक्टर. Cosmid vectors are hybrid between plasmid and phase lambda vectors. एग्जाम्पल लिखिए, स्मॉल c टू कैपिटल RB, स्मॉल c टू RB, c टू RB, दिस इज अ कॉस्मिड. लिखिए कॉस्मिड्स आर यूज to clone large fragment of DNA. नेक्स्ट लिखिएगा फेजमिड. दे आर सिमिलर टू कॉस्मिड्स. Phasmids carry two replication origin of replications. Phasmids carry two origin of replication. ठीक है. चलिए, तो आपके सिलेबस में जो PBR 322 प्लाज्मिड्स है उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में मैंने बताया कि भाई क्लोनिंग वेक्टर है. ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है. क्लोनिंग वेक्टर जो है प्लाज्मिड, इसमें रहेगा आपका सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा रहेगा सेलेक्टेबल मार्कर, और क्या रहेगा क्लोनिंग साइट. ठीक, तो आप इस प्लाज्मिड में PBR 322 में आप सबसे पहले तीन चीज खोज लीजिए. सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक नंबर मिल गया. दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर्स पढ़ाएंगे डिटेल में क्या होता है. सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस जीन को कहते हैं, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन 2 और ये भी 2. ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया. और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. तो आप देख रहे हैं ये जो इतना सारा लिखा हुआ है साइड में, ये क्या है, दीज आर दी क्लोनिंग साइट्स. ठीक है, यहां पर क्या करेगा, यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पॉइंट पे कट करेगा. ठीक है, आप देखिएगा कि हर एक एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है यहां पर. ठीक, ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम के लिए मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट है, नहीं, एक एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है. जैसे कि इको R1 यहां पर भी और इको R1 यहां, सॉरी इको R1 यहां है और इको R2 यहां है, यहां, लेकिन ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ है, तो वहां पर नहीं होता है क्लोनिंग. क्लोनिंग कहां होगा, यहां पर होगा. क्यों, क्योंकि अगर इसको कट कर देगा तो ओराई जीन मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो रेप्लिकेशन नहीं होगा. तो PBR 322 जो है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है. ठीक है, दे आर स्मॉल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर DNA which carry extra chromosomal genes in bacteria and some fungi. ठीक है, तो the PBR 322 along with PUC18 both of them have modified and natural plasmids of E. coli. ये क्या है भाई, these PBR 322 एंड PUC18 जो है ये नेचुरल प्लाज्मिड्स ऑफ E. coli के मॉडिफाइड वर्जन्स हैं. ठीक है, दीज आर दी मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ नेचुरल प्लाज्मिड्स ऑफ E. coli. ठीक है, अब PBR 322 का नाम कैसे पड़ा, तो P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड्स, यहां पर भी P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड्स. ठीक है, BR जिन्होंने इसका खोज किया है, जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है प्लाज्मिड को. ठीक है, तो PBR B एंड R स्टैंड्स फॉर बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स. ठीक है, PBR में B एंड R स्टैंड्स फॉर बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स. 1977, कब, 1977. PBR बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स 1937 और 320